जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि हम लोग डेली बेस पे पॉलिटी को पढ़ते आ रहे थे, पॉलिटी में हम लोग बहुत कुछ देख चुके भी हैं। जैसे प्रस्तावना के बारे में हम लोग देख चुके। प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में आप अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर आपका प्ले लिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रस्तावना के बाद हम लोग आए प्रस्तावना के बाद हम लोग आगे पढ़े आर्टिकल। आर्टिकल में हम लोग पहले भाग वन देखे। भाग वन भाग वन में क्या क्या पढ़ना था, है ना। जैसे संघ एवं उसके राज क्षेत्र के बारे में देखे। फिर आपका नागरिकता देखे। नागरिकता देखने के बाद फिर हम लोग आ गए मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हुआ करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ना है 24, 23 और 24। क्या हुआ करता है आर्टिकल 23, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 23 क्या हुआ करता है ना। आर्टिकल 23 क्या हुआ करता है समझेंगे। जैसे आर्टिकल 23 में लिखा गया है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ये दुर्व्यवहार क्या है, देखते हैं। दुर्व्यवहार क्या यहाँ पर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। दुर्व्यवहार करने का मतलब किसी व्यक्ति को न खरीदा जा सकता है और न बेचा जा सकता है। जैसे पहले एग्जाम्पल था कि दास प्रथा, देवदासी, इससे पहले बेचा जाता था और खरीदा जाते थे। वही बलात् श्रम के बारे में बात करते हैं। बलपूर्वक किसी व्यक्ति से काम करवाना, या कम पैसा दे के काम करवाना, या बिना इच्छा के कोई काम करवाना, या बंधुआ मजदूर करवाना। जैसे इसका ये एक्ट आया था, बंधुआ मजदूर का एक्ट आया था 1976 में। एक्ट आया था। दुर्व्यवहार आप समझ गए कि किसी व्यक्ति को खरीदना और बेचना नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे दास प्रथा, पहले दास लोग क्या हुआ करते थे कि खरीदा जाते थे। देवदासी जो होता था खरीदा जाती थी काम करने के लिए राजाओं घर। वही बलात् श्रम वही बात कर रहा है। बलात् श्रम वही बात कर रहा है कि बलपूर्वक किसी को आप कोई काम करवा नहीं सकते हैं। कम पैसा पर भी काम नहीं करवा सकते हैं। बिना इच्छा से कोई आप काम नहीं करवा सकते हैं। उस व्यक्ति को मान लेते कोई व्यक्ति को काम करने का इच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, वैसे करवा नहीं सकते हैं। उस पर क्या होगा, आपको अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। या अधिकार कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 19 में, कि आप आप काम नहीं करवा सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि मानव अंग का खरीद फरोख्त करना मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। मानव अंग के खरीद फरोख्त करना मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। ये आपका पढ़ना था आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 का सेकेंड देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 23 का सेकेंड 23 का सेकेंड बोलता है कि 23 का सेकेंड कि राज्य सार्वजनिक सेवा के संबंध में अनिर्वाय सेवा ले सकता है। अनिर्वाय सेवा ले सकता है मतलब समझें क्या कहा मतलब है यहाँ पर, क्या कहना चाहता है समझेंगे। कि राज्य सार्वजनिक सेवा के संबंध में अनिर्वाय सेवा ले सकता है। कहने का मतलब कि राज्य अपने प्रति से सेवा ले सकता है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। नोट, लिंग को छोड़कर बाकी इस पर आपको भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य। आगे चलते हैं, आपको देखते हैं आगे। आर्टिकल 24 23 आपका यही था। 23 आपका यह था कि आप समझ चुके कि 23 आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 23 में आपको बलात् श्रम के बारे में बता दिया गया, दुर्व्यवहार के बारे में बता दिया गया, क्या क्या हुआ करते हैं। आते हैं हम लोग 24, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है समझेंगे। बाल नियोजन के विरुद्ध अधिकार दिया गया। इसमें क्या दिया गया है? बाल नियोजन के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। कोई कार्य लिखा गया, कोई कार्य 0 से 6 वर्ष
या 6-14 वर्ष तक के काम आप नहीं करवा सकते। नोट, यह निरपेक्ष अधिकार है, मतलब 6 वर्ष 14 वर्ष के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं। वही बाल नियोजन कहने का मतलब कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या करने के लिए, मुफ्त में सेवा देने के लिए। जैसे बोला जाता है कि 0 वर्ष 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी में जाएगा, आंगनबाड़ी के बाद आगे प्रावधान बन गया। हम पिछले क्लास में बताए थे कि आर्टिकल 21 में जोड़ा गया संशोधन करके, उसमें बोला गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों का पेरेंट्स का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि उसको क्या करे, इसे अच्छी शिक्षा दे, है ना, शिक्षा ग्रहण कराए, ये बताए थे। तो आपका 2 चीज़ खत्म हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका खत्म हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको दिया गया था दो, एक आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इस दोनों को हम लोग क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब हम लोग आता है धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार देता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। क्या है धार्मिक अधिकार, हम लोग बारी बारी से हम लोग समझते हैं। जैसे देखते हैं आर्टिकल 25, किसी व्यक्ति को धर्म के आचरण करना, अनुकरण या अनुसरण करना, प्रचार प्रसार करना या आतंकन करना, मतलब पालन करना, यह सारे अधिकार दिया गया है। मैंने कहने का मतलब कि आर्टिकल 25 जो हुआ करता है, इसमें आचरण, मतलब कि धर्म को पालन करना, अनुसरण करना, प्रचार प्रसार करना, ये अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में आगे थोड़ा सा बात करते हैं। आर्टिकल 25 में क्या है कि यह लिखा है कि धर्मांतरण क्या है, धर्म को परिवर्तन करने का अधिकार। धर्मांतरण कहने का मतलब कि धर्म को परिवर्तन आप कर सकते हैं। जैसे आप हिंदू से बौद्ध में जा सकते हैं, बौद्ध से मुस्लिम में जा सकते हैं, आप धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं। आचरण क्या है, जो धर्म को मानते हैं उसका पालन करना या पालन कर सकते हैं, पालन करना या कर भी सकते हैं और ना भी, धर्म के अनुसार कार्य करना। मैंने आचरण कहने का मतलब ये है, धर्मांतरण का मतलब समझ में आ गया ना, कि धर्म को पालन करने का अधिकार, धर्म को परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया है। धर्मांतरण में और आचरण में क्या कहता है कि जो धर्म को मानते हैं उसका पालन करना होगा। और अनुकरण मतलब क्या है, अनुकरण या अनुसरण दोनों एक ही है। आप सॉरी चलिए देखते हैं। अनुकरण मतलब कि आप राम को हो या कृष्ण को हो, आपको पूरा का पूरा अधिकार है, नहीं कि आपको जबरदस्ती नहीं किया जाएगा आप एक कहिए और एक कहिए, आपको जो मन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रचार में क्या लिखा गया है, कोई आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन धर्म मत प्रचार करने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है, लेकिन दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं करना होगा। धर्म को प्रचार करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कहना होगा। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अब प्रचार का मतलब समझ गए, कोई आपको रोक नहीं सकता है, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करने का एक रूल है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो आप दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कहेंगे, है ना। ये आर्टिकल दिया गया था, आर्टिकल 25(1) में दिया गया था। अब 25 के सेकेंड में देखते हैं क्या दिया गया है। राज्य लोक व्यवस्था सदाचार के आधार पर रोक लगा सकता है। कहने का मतलब क्या है, समझेंगे कि राज्य लोक व्यवस्था सदाचार के आधार पर रोक लगा सकता है। जैसे आपने अपने धर्म से विचार फैला रहे हैं, मतलब कि अपने ही धर्म से आप क्या कर रहे हैं, विचार फैला रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सहारा बानो बेगम वाद 2017, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध करार दे दिया, क्योंकि धर्म के लिए जरूरी आचरण नहीं है। ठीक है, जरूरी आचरण नहीं है। एग्जाम्पल, सती प्रथा, बाल विवाह बंद कर दिया गया, गैर वैध कर दिया, गैर इसको बोला गया है ना, यहाँ पर बोल रहा है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं 25 का 2 क्या कहता है, अच्छे से हम लोग समझते हैं। राजलोक व्यवस्था सदाचार के आधार पर
रोक लगा सकता है। मतलब राज कहते हैं सरकार जो है ना सदाचार के आधार पर आपको रोक लगा सकता है। ठीक है। अपने अपने धर्म से विचार फैला रहे हैं। जैसे लोग सदाचार कहने का मतलब कि अपने अपने धर्म से लोग क्या कर रहे हैं, सदाचार अपना विचार फैला रहे हैं। जैसे यहाँ ये जो 3 तलाक वाला जो था 2017 का बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है कि सहारा बानो बेगम वाद 2017 में इस वाद ने सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध करार कर दिया क्योंकि धर्म के लिए जरूरी आचरण नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ गए तो 3 तलाक की वजह से देखिए 3 तलाक अगर हम बंद भी कर देंगे तो 2 धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि हमारा जो राज्य सरकार है वो सभी धर्मों को मानता है और इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन कुछ तकलाफ को इंटरफेयर करेगा। जैसे इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है धर्म के, जैसे हम यहाँ पर 3 तलाक ख़त्म किए थे, किसी को नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन भलाई काम हुआ। जैसे एग्जाम्पल है देखिए, सती प्रथा, बाल विवाह बंद कर दिया गया, ये पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अभी हम यहाँ पर बातें कर रहे थे कि 23-24 यहाँ पर धार्मिक और सती प्रथा पर या बाल विवाह पर ये पूरा क्यों क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। थोड़ा सा आगे देखते हैं। 3 तलाक के बारे में आता है, 3 तलाक के बारे में आता है कि कौन सा वाद था, है ना। तो सहारा बानो वाद मतलब केस, या आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलिए थोड़ा सा। 25 को तो आप जान रहे हैं कि 2 भागों में बांट दिए थे, एक 25 का 1 और 25 के 2। 25 के 2 में एगो ए है एगो बी क्या बोलता है, बी क्या बोलता है कि हिंदू धर्म की वह संख्या है, हिंदू धर्म वह संस्था है जो सभी धर्मों के लिए धार्मिक उत्थान के लिए खुला रहेगी। मैंने बोलता है कि हिंदू धर्म सभी धर्मों के लिए खुला रहता है, लेकिन मैंने कहने का मतलब ही ना है कि हिंदू धर्म वह संस्था है जो वह संस्था है सभी धर्म के लिए धार्मिक उत्थान के लिए खुला रहेगी। हिंदू हिंदू सिख बौद्ध जैन ये सब आते हैं इसमें, इसमें सभी लोग आते हैं। हिंदू में कौन कौन आता है, हिंदू में देखिए आप समझिए हिंदू में सिख बौद्ध जैन सब आते हैं हिंदू में। वही नीचे बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सिख बोला है कि सिख धर्म एक कृपान धारण करते हैं। कृपान कहने के बाद समझते हैं तलवार के बारे में बात करते हैं। तलवार आप देखे हैं सिख के, तलवार सिख के देखे हैं, तलवार सिख का देखेंगे। देखिए ये देखिए ये जो तलवार है ये बनता है 6 इंच का, 6 इंच से बेसी नहीं होना चाहिए। सिख लोग जो है ना जहाज पर भी इसको लेकर जा सकते हैं, है ना। कृपान को लेकिन इसका साइज होता है, ये पूरा के पूरा साइज होना चाहिए 9 इंच का, ये 9 इंच। ये पूरा साइज कितना होना चाहिए, ये पूरा साइज यहाँ से तक 9 इंच, जिसमें ये जो आगे का जो धार आता है ना वो 6 इंच होना चाहिए। नहीं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा ना तो आपको कहीं यात्रा ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको आप बैन कर दिया जाएगा। है आगे चलते हैं। 26 में धार्मिक आंदोलन के बारे में, धार्मिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। 26 देखते हैं 26 क्या कहता है। 26 बोल रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, तो प्राप्त है किसको भाई, यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है। ये सब व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, लेकिन धार्मिक संप्रदाय को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट कि लोगों का वह समूह समान धर्म विश्वास हो, लोगों का वह समूह समान धर्म में विश्वास हो और उसका निष्ठावान हो। एग्जाम्पल रामकृष्ण मिशन, ये धार्मिक संप्रदाय है। रामकृष्ण धार्मिक वो मतलब कि मिशन जैसे कि संगठन बनाया गया है ना, उसमें इसका अधिकार है। 26 का लिखा है कि धार्मिक कार्यों के संबंध में धार्मिक कार्यों के प्रावधान का अधिकार है, लेकिन व्यक्ति को नहीं है। इस समुदाय संगठन के है, जैसे कमिटी को है ना। जैसे इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, अच्छा सा समझ लेते हैं। लिख रहे हैं कि सबरीमाला मंदिरवाद 2018 के बारे में बात कर रहे हैं। केरल में हुआ करता है, तो क्या था कि महिलाओं की इसमें प्रवेश नहीं है। सबरीमाला में जो है सो महिलाओं लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। महिला लोग नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जैसे 15 लिखा है, 25 लिखा है, 26 लिखा है, सभी को उल्लंघन कर रहा है। मतलब ये जो है
महिलाओं को जब प्रवेश नहीं कर रहा है, करने दे रहा है सभी माला मंदिर में, तो आर्टिकल 15 को भी उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल आर्टिकल आपको 25 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 15 और 25 सब क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संप्रदाय मानने से मना कर दिया। मना ये कर दिया ना, इसको भी मना कर दिया कि नहीं, अब धार्मिक संप्रदाय ऐसा जो मान रहा है गलत है। यहाँ पर सभी लोग एंट्री मारेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष जाएंगे, महिला लोग भी इसमें एंट्री मारेंगे। आगे देखते हैं। थोड़ा आज तबीयत ठीक से नहीं लग रहा है, मैनेज करेंगे। चलिए, धार्मिक लिखा है यहाँ पर कि धार्मिक संप्रदाय को चल अचल संपत्ति का संचालन करने और रखने का अधिकार भी दिया गया है। धार्मिक संप्रदाय को चल अचल संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया है। धार्मिक को आपको एक चीज़ और है कि धार्मिक को टैक्स वगैरह नहीं लगता है ना। यहाँ से जो संपत्ति मिलती है तो ट्रस्ट वगैरह चलते हैं, तो ट्रस्ट चलाया जाता है, तो उसको अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है। हालांकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जानते हो 19 में है, फिर 31 में था, से हटा दिया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे, पहुँचेंगे तो 27 क्या कहता है कि आर्टिकल 27 कि धार्मिक करों से छूट। देखिए धार्मिक करों से छूट आइएगा 27 कर के बारे में आइएगा। धार्मिक करों से छूट बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा। धार्मिक शुल्क की मनाही नहीं गई है। मैंने बोल रहा है ना कि धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन कोई देना चाहता है उपहार में तो उसको माना नहीं किया गया है, यही बोल रहा है इसमें 17-27 में कि धार्मिक करों से छूट है। मतलब धार्मिक स्थल पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कोई देना चाहता है उपहार के रूप में तो उसको मना नहीं किया जा सकता है, ले लिया जाएगा, ठीक ना, उसको ले सकते हैं। आगे चलते हैं। 28 क्या बोलता है? 27 समझ गए कि कर से छूट है। 28 क्या बोलता है? 28 कि धार्मिक शिक्षा से अधिकार। धार्मिक शिक्षा से अधिकार बोला। धार्मिक शिक्षा का अधिकार क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे, बारी बारी से टॉपिक के ऊपर पॉइंट के पढ़ेंगे कि सरकारी संस्था में नहीं दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा से अधिकार दिया गया है, धार्मिक शिक्षा सरकारी संस्था में नहीं दे सकते हैं। जैसे मंदिर में आप कुरान खाली नहीं पढ़ा सकते हैं, मस्जिद में मंदिर में आप गीता नहीं पढ़ा सकते हैं, और मस्जिद में आप कुरान नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने कुरान के 12 बताया, गिने कि 24 घंटा वही चलता रहेगा, हर दिन वही चलेगा। यहाँ लिखा है कि धार्मिक शिक्षा से अधिकार में सरकारी संस्था में कोई धार्मिक नहीं चलाया जाएगा, है ना, कॉमन धर्म चला सकते हैं। आगे लिखा है क्या? कोई संस्था जिसकी स्थापना सरकार ने की हो वो धार्मिक शिक्षा नहीं है। मैंने कोई ऐसा संस्था है जो सरकार के द्वारा स्थापना किया गया है वो धार्मिक शिक्षा में नहीं आता है, उसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन धार्मिक शिक्षा है जो धर्म के प्रति चलता है वो नहीं पढ़ाया सकता है, पढ़ाया नहीं जा सकता है। आगे कि धार्मिक संप्रदाय द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा संचालित परंतु राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा घोषित पाठ्यक्रम के साथ ही शिक्षा दी जाएगी। मतलब सरकार चाहेगा कि जैसे कुरान पढ़ाने के लिए बोलेगा, कुरान एक कुछ शब्द पढ़ाने के लिए बोलेगा तो पढ़ा सकते हैं, गीता एक कुछ शब्द बोलेगा तो पढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल खुद पढ़ाना चाहते हैं तो नहीं, यहाँ पर अधिकार आपका नहीं दिया गया है ना। इसको अब कंप्लेन किया जा सकता है, आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर जैसे आगे पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा राय वाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यदि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान करना है तो सभी धर्मों को करना होगा। ये बहुत मस्त है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेश होता है अरुणा राय को। अरुणा राय क्या बोलते हैं कि अगर धार्मिक शिक्षा के बारे में पढ़ाना है सभी धर्मों के बारे में देना होगा, नहीं कि हम हिंदू को दे दिए और मुस्लिम के अदर धर्म को छोड़ दिए तो विवाद पैदा हो जाएंगे। अगर 2% देते हैं हिंदू को तो 2% मुस्लिम को भी 2%, सबको बारे में जितने हमारे देश में समुदाय है, धर्म है, उस सब के बारे सबका थोड़ा सा 2% देना होगा वहाँ पर पढ़ाने के लिए। नहीं तो एक का स्पेशल पढ़ाने का वहाँ प्रावधान नहीं है ना। यही सुप्रीम कोर्ट में निर्णय देता है कि चलिए ठीक है, अगर पढ़ाना चाहता है तो सब धर्म के बारे में। लेकिन यहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट
लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा राय वाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान करना है तो सभी धर्म को बराबर करना होगा, है ना। आगे बढ़ते हम लोग आगे। आपको हम लोग 25 से लेकर 28 तक ख़त्म कर दिए, वो धार्मिक था। अब हम लोग आते हैं संस्कृति, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार पर। शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार आपको है 29 से 30, 29 से 30 है, ठीक ना। जैसे मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे, तो मौलिक अधिकार में देखिए क्या क्या बात कर चुके हैं, ध्यान से समझें वो क्या क्या हम लोग बात कर चुके मौलिक अधिकार में, देखेंगे यहाँ पर मौलिक अधिकार में क्या क्या बात कर चुके देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर बात किए आपको समानता का अधिकार, समानता 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 का अधिकार दिया गया है 14 से लेकर कहाँ तक ला 18 तक। फिर हम लोग आया क्या चीज स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आ गया हम लोग कहाँ पर, तो 19 से लेकर 22 तक ला, कहाँ तक 22 तक ला, ठीक है। फिर आ गया शोषण के विरुद्ध, कौन आ गया भाई, शोषण हो गया, शोषण के विरुद्ध आ गए 23-24, है ना। फिर 23-24 के बाद आया हम लोग क्या आ गया कि धार्मिक, धार्मिक आ गया कितना 25 से लेकर 28 तक। अब हम लोग 25 से लेकर 28 तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए देखते हैं शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार को हम देखते हैं। चलिए शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया 29 और 30 में दिया गया है, 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल आर्टिकल 29 में देखते हैं। आर्टिकल 29 में बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित कहीं किया नहीं गया है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को कहीं परिभाषित किया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट टीएम पाई वाद 2002 में आया था। क्या बोलते हैं टीएम पाई वाद में, अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया जिनकी जनसंख्या कि करेगा, इस वाद में बोला गया है करेगा कि जिसकी जनसंख्या 50% से कम हो उसे अल्पसंख्यक, अल्प मतलब कम संख्या, अल्पसंख्यक माना जाएगा। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के 2 आधार है। क्या क्या आधार है, जैसे 2 आधार है, इस समझ में आएगा ना। टीएम पाईवाद में ये बोलता है कि अल्पसंख्यक उसको बोलेंगे जो 50% से कम जनसंख्या है, उसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक। आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पर बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक का 2 आधार है। क्या क्या आधार है, एक भाषा के लैंग्वेज के आधार है, एक क्या है रिलीजन मतलब धर्म का आधार है, धर्म का आधार है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 6 धर्म, इसमें आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ा जल्दी का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। जब मुस्लिम कितना परसेंट है, देखो मुस्लिम से पहले थोड़ा सा हिंदू में आते हैं, बहुसंख्यक में। जैसे हिंदू का वो लगभग 79%, 79.8% हिंदू है देश में। वही हम लोग बात कर रहे हैं 6 धर्म में, 6 धर्म में अल्पसंख्यक में आते हैं। जैसे आपको दिया गया है मुस्लिम 14 पॉइंट दिया गया है 5, वही जैन है 0.37, बौद्ध है 0.7, सिख है 1.72। आगे देखते हैं, ईसाई दल है, पारसी दिया हुआ है, ठीक है। अल्पसंख्यकों को राष्ट्र के आधार पर परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, राष्ट्र के आधार पर परिभाषित किया गया है। आप समझ में आ गया कि हम लोग अनुच्छेद 29 का फर्स्ट में क्या पढ़े, 29। देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सेकेंड लिख रहा है, समझ आइएगा कि ये आपका जो 29 लिखा है वो 29 का क्या है, 29 के फर्स्ट है, ठीक है। हमारा हिंदू का परसेंटेज दिखा दिए, अल्पसंख्यक को दिखा दिए, छः धर्म के बारे में देख लिए। और 29 के 2 में चलते हैं। 29 के 2 क्या बोलता है देखेंगे। 29 के 2, राज्य किसी अल्पसंख्यक के
व्यक्ति के साथ भाषा, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज करेंगे सरकार, मतलब कि सरकार या राज्य किसी भी अल्पसंख्यक के व्यक्ति को भाषा, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। वही देख रहे हैं कि लिंग पर कर सकता है, लिंग पर कर सकते हैं। देखते हैं जैसे गर्ल हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल, जैसे लिंग पर कर सकता है, जाति पर नहीं कर सकता लेकिन लिंग पर कर सकता है। जैसे आपका कॉलेज बनाया हुआ है, कॉलेज आपको बनाया गया है, कॉलेज बना दिया गया है क्या, कॉलेज बना दिया गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जाएंगे, तो गर्ल्स इसमें बॉय नहीं जाएंगे। लेकिन इस पर आपको क्या किया जा रहा है, ये पर आपको भेदभाव किया जा रहा है कि नहीं। अगर महिला कॉलेज बन गया तो सिर्फ उसमें महिला ही जाएंगे, पुरुष कॉलेज बन गया तो उसमें सिर्फ सिर्फ कौन जाएंगे, तो पुरुष ही जाएंगे, न कि उसमें महिला लोग जाएंगे, है ना। इस पर लिंग मतलब लिंग पर कर सकता है भेदभाव, लेकिन भाषा, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लिंग में समझ में आएगा ना, मतलब कि एक कॉलेज है, इस कॉलेज में अगर महिला का एडमिशन होता है, मतलब महिला कॉलेज है तो सिर्फ महिला एडमिशन कराएंगे। ये पुरुष कॉलेज तो सिर्फ पुरुष से कॉलेज एडमिशन कराएंगे, न कि इसमें महिला चल जाएगी और न कि महिला या पुरुष चल जाएगा, ठीक ना। इस पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन जाति, भाषा, धर्म, वर्ग के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप बेहतर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आते हैं हम लोग आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान खोलने का है, मतलब अपना संस्था खोलने का अधिकार, खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों को समानतः 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। कैसे भाई, कौन कौन? ऐसी संस्था जैसे 3 प्रकार से, पहला, दूसरा और तीसरा, तो क्या है देखेंगे। बोल रहा है कि ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा घोषित और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, उसको क्या बोलेंगे, सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से शिक्षा दिया जाएगा। दूसरी क्या बोल रहा है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा परिभाषित देखेंगे प्लीज, ठीक समझेंगे क्या लिखा गया है। ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा पोषित और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, तो उससे क्या बोलेंगे, सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के शिक्षा पदार पर है। वही बोलते हैं कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा पोषित, उसको बोलते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शिक्षा। वही बोलते कि मान्यता प्राप्त नहीं तो पोषित भी नहीं, जब पोषित भी नहीं तो रजिस्टर भी इसको नहीं कर सकते हैं। कुछ देखिए यहाँ पर बोल रहा है अल्पसंख्यक जो है अपना संस्था बना सकते हैं, शिक्षण संस्था, अपना कोचिंग वगैरह खोल सकते हैं, लेकिन अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में सरकार जो होते हैं ना, सरकार देख रेख करेंगे कि यहाँ पर जैसे अल्पसंख्यक खोला और अदर जो बहुसंख्यक लोग हैं इस बार का धाक जमाएंगे कि नहीं जमाएंगे, उसका देख रेख काम करने वाला काम कौन करेगा, हमारा सरकार करेगी, है ना। आगे देखते हैं, आगे उसी में तीसरे में देख लीजिए कि अभी हाल ही में कोर्ट AMU को अल्पसंख्यक के दर्जा को विवादित कहा। क्या विवाद का, ये विवादित में है, विवादित में, JMU भी है विवादित में। आगे देखते हैं आर्टिकल 31 क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार इसमें दिया गया था। मौलिक अधिकार में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में अनुच्छेद आर्टिकल से हटाया गया है, ठीक ना। आर्टिकल 31 से हटाया गया है। आर्टिकल 31 से 19 भी हम हटाए थे, है ना। 19 में हम लोग क्या हटा दिए थे 19 में हम F को हटा दिए थे। अब यहाँ आर्टिकल 31 को हटाएंगे। देखिए लिखा गया है, इस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया और इसे वर्तमान में 300 का फर्स्ट में कानूनी लीगल राइट्स में रख दिया गया है। कब रख दिया गया है, तो लीगल राइट्स में रख दिया गया है, कोई दिक्कत। इसके साथ 2 गो है,
एगो आपको आर्टिकल 31 भी है और साथ में 19 का एफ भी है। कौन है? 19 का एफ। दोनों का कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया है ना। आगे चलते हैं। दोनों संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और इसमें हटाने के बाद तो संशोधन भी किया गया। आगे देखते हैं, एक बार संशोधन भी इसमें किया गया है, देख लीजिए। 31 का ये देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन मतलब प्रथम 1951 प्रथम संविधान संशोधन में, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 31 का ए को जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि राज्य संपत्ति पर नियंत्रण कर सकता है। इस समय जोड़ा गया था ना 31 का ए, बड़ा ए है, छोटा ए नहीं, जोड़ा गया, बड़ा ए है। बोला गया कि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 31 ए को जोड़ा गया, जिसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि राज्य संपत्ति का नियंत्रण कर सकता है। वही 31 का बी का कहा गया कि नौवीं अनुसूची में, नौवीं अनुसूची जोड़ा गया। नौवीं अनुसूची में जोड़े गए विषयों पर न्यायपूर्वक नहीं करेगा, सरकार इस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। नोट, वर्तमान समय में नौवीं अनुसूची में डाले गए विषयों का न्यायपूर्वक किया जा सकता है। जैसे आप देखे थे कि केशवानंद भारतीवाद 1973 के बाद किया जाने के लिए शुरू कर दिया गया। बोला गया कि उस पर आप सोच विचार कर सकते हैं, भूमि सुधार वगैरह पर सोच विचार कर सकते हैं। जो आपको नौवीं सूची में लिखा गया है सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचा का कोई नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते हैं। ये आपको केशवानंद भारती के बारे में बताया गया था, है ना। आइए आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहे थे। संविधान की आत्मा, आर्टिकल 12 को संवैधानिक उपचारों के बारे में, है ना, संविधान की आत्मा कहते हैं। देखिए आर्टिकल 32 के फर्स्ट क्या कहता है समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का रक्षक है, मतलब इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना मौलिक अधिकार का रक्षक है। वही आर्टिकल 32 के 2 में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अब कौन कौन सा रिट है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले रिट देखते कि रिट है क्या। ये बोलता है कि रिट जो है लैटिन भाषा में लिखा गया है। रिट जो है कौन सा भाषा में? लैटिन भाषा में। इसका मतलब क्या है? न्याय का झरना कहते हैं इसको न्याय का झरना भी कहा जाता है। ब्रिटेन के न्याय सिद्धांत से लिया गया है। कि कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के न्याय सिद्धांत से लिया गया है ना। आगे देखते हैं रिट 5 प्रकार के बोले कौन कौन हुआ करता है, देखते हैं। चलिए हम लोग पांचों को देखते हैं बारी बारी से। क्या है रिट? रिट क्या है? पहला रिट दिया गया यहाँ पर परमादेश। अब परमादेश क्या है आगे समझेंगे बारी बारी से, पहले पांचों का नाम देख लेते हैं। दूसरा है बंदी प्रतिष्करण। तीसरा है अधिकार परीक्षा। चौथा है प्रतिषेध। पांचवा है उत्प्रेषण। अब सबको बारी बारी से हम लोग समझते हैं क्या है, ठीक ना। आइए हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में देखते हैं। ये लैटिन भाषा है। कैसा भाषा है? लैटिन भाषा। ये लैटिन भाषा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है ना कि शाब्दिक अर्थ क्या है कि शारीरिक पेशा करना, जिंदा या मुर्दा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शारीरिक पेशा करना, या व्यक्ति जिंदा से पेशा कीजिए या मरा हुआ से पेशा कीजिए। जैसे इस रीट को न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के नज़दीकी रिश्तेदार, मित्र कोई में से उसे गायब होने के विरुद्ध याचिका दायर करता है, तो न्यायालय राज्य प्लस व्यक्ति को न्याय राज्य को शरीर पेश करने को आदेश देता है।
जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस हम बोले कि व्यक्ति जिंदा या अमर, शरीर पेश कर, आर्थिक मतलब होता है शरीर पेश करना, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि कोई व्यक्ति गायब हो गया, कोई व्यक्ति किडनैप कर लिया, तो उसका कोई भी रिश्तेदार, जैसे नज़दीकी रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो याचिका दायर, मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, तो न्यायालय उसको खोज करेगा। खोज करने के बाद उसको बोलेगा कि उस बॉडी को अपने पास या जिंदा हो या मुर्दा हो न्यायालय में पेश किया जाए। ये आपको कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। वही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्या बोलता है, परमादेश क्या बोलता है, परमादेश। परमादेश ये समझ में आया, ये समझ में आया। ये आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब वो फिर समझ लेंगे। इस रीट को न्यायालय द्वारा इस रीट को न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के नज़दीकी रिश्तेदार, मित्र में से कोई उसे गायब होने के बारे में, जैसे कोई व्यक्ति गायब हो गया, उसके बारे में गायब हुआ तो कोई रिपोर्ट लिखवाएगा ना, याचिका लिखवाएगा ना। याचिका लिखवाएगा तो न्यायालय का कर्तव्य है कि राज्य बोलेगा, मतलब न्यायालय बोलेगा सरकार को, प्रशासन को बोलेगा कि आप उसको जिंदा या मुर्दा हमारे पास पेश कीजिए, है ना। वही आगे आप देखते हैं कि दूसरा रीड देखते हैं परमादेश। तो क्या है परमादेश, समझेंगे। परमादेश के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि यह राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों के खिलाफ नहीं जारी होगा। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ नहीं जारी होगा। तो क्या है भाई, तो इसका परमादेश का अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है। मतलब परमादेश कहने का मतलब कि हम आदेश आपको देते हैं, इसका अर्थ है यही है कि हम आपको आदेश देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आपको आदेश देता है। परमादेश का अर्थ यही है। यह सरकारी संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी कार्य को करने के लिए आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देगा तभी आपको काम हो सकता है। यह आदेश को परमादेश कहते हैं। मैंने कोई काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, ये आदेश को ही क्या बोला जाता है, परमादेश बोला जाता है। तो वही लिखा गया है कि यह सरकारी संस्थाओं के खिलाफ, उसके फेवर में नहीं, उसके खिलाफ की जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी कार्य करने के लिए आदेश देगा तभी होगा, ऐसे आपको नहीं हो सकता है। समझ में आ गया, ये मतलब परमादेश है कि किसी के खिलाफ जारी करने के लिए। आगे आते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा इसका अर्थ है किसी अधिकार से। अधिकार परीक्षा में मतलब क्या, इसका अर्थ है किसी अधिकार से। किसी अधिकार से तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिल है कि जब कोई राज्य का कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तो उसे खिलाफ जारी किया जा सकता है। मतलब किसी अधिकार से, मतलब कोई व्यक्ति का पावर दिया गया है या लिखा गया है, आप समझ सकते हैं कि जब कोई राज्य, मतलब जब कोई व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति जब कोई राज्य कर्मचारी अपने अधिकार से बाहर काम, उसका अधिकार है कि आपको ये करना है, उसे बाहर जाए काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, याचिका पेश कर सकते हैं। मतलब कि आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। उसे खिलाफ जारी करता है, उसे क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। समझ में आ गया। अभी देखिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा दो चीज़ बताया है। क्या बताया गया, एक है प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण। प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोक देगा, ठीक है ना। ये बोलेगा कि जस्ट स्टॉप, ये रोक सकता सुप्रीम कोई जो प्रतिषेध में कोई भी निर्णय लेना है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रोक सकता है। जबकि उत्प्रेषण में सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, सुप्रीम कोर्ट तो इसको रोकेगा और रिपोर्ट बना के तो किसके पास भेजेगा, इसके पास। मतलब यहाँ पर बोल रहा है प्रतिषेध में कोई कानून इसको बनाएगा उसको रोकवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रोक ले के बोलेगा हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट क्या करेगा, तुरंत रोक देगा। वही देखिए नीचे लिखा गया है, अपनी भाषा में लिखा गया है, कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकने के लिए कहता है हम देख लेंगे। ये बोलेगा, जैसे यहाँ पर दो केस गया, तो कोई केस आपको जाता है वो हाई कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में, उस न्यायालय में तो सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ से आदेश दे दिया
कि छोड़ो, जो जो केस गया तुमको पास उसको रोक दो, हम तुम उसको देख लेंगे, तू उसमें इंटरफेयर मत करो। तो ये हाई कोर्ट क्या करेगा, उस केस को रोक देगा। फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलता है, जैसे आपको हाई कोर्ट में कोई केस गया, कोई चीज़ का मामला है, केस गया, तो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देगा यहाँ से जो केस गया उस केस को तुम छोड़ दो, हम समझ लेंगे, तो ये हाई कोर्ट क्या करेगा, वो केस को आपको छोड़ देगा, है ना, हम देख लेंगे, छोड़ देगा। जब कब जब ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को रोकने का आदेश देता है तब। जब ऊपरे वाला आदेश देगा नीचे वाला के, तब क्या करेगा, रोक देगा, और बोला कि हम देख लेंगे। इसमें पढ़ लिए हम लोग, किस में पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए प्रतिषेध में। अब प्रतिषेध के बाद हम लोग आते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या कहता है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया फिगर ना। उत्प्रेक्षण क्या कहता है, ये फिगर आपको समझ में आ गया। उत्प्रेक्षण बोलता है, देखिए, अगर न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती है मामले के कार्यवाही को रोकने और उसे न्यायालय में भेजने का अधिकार देता है। जैसे अब फिगर को समझ में आ जाएगा, अब फिगर आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, सुप्रीम ये बोलता है इसमें प्रतिषेध में मान लें कि कोई यहाँ पर केस गया, ये बोलेगा इसको से केस बन रहा है या नहीं बन रहा है उसमें मतलब नहीं है, ये बोल देगा सुप्रीम कोर्ट, इसको बोल देगा कि तुम छोड़ दो, हम देख लेंगे, तो इसको ये हाई कोर्ट छोड़ देगा। ठीक है, इतना काम करता है, इतना काम इसमें आता है। लेकिन इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बोला इसको कि तुम रोको, तुम छोड़ दो, लेकिन छोड़ दो नहीं, छोड़ने के बाद जो इसमें है ना उसको मेरे पास भेजो, जो इसमें केस है कहाँ भेजो, मेरे पास भेजो। इसी को बोलते हैं उत्प्रेक्षण। अब प्रतिषेध में बोलता है कि तुम छोड़ दो, हम देख लेंगे, बस इतने तकड़ा इसमें है। लेकिन उत्प्रेक्षण में है कि तुम छोड़ दो, और जो है ना उसको कहाँ भेज दो, मेरे पास भेज दो। देखिए अब लिखा गया है मेरे पास भेज दो। यही प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में अंतर है। कोई दिक्कत, आगे हम लोग चलते हैं, आर्टिकल 32 देखते हैं। आर्टिकल 32 के 3 देखते हैं। आपको आर्टिकल 32 के 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 देखते हैं। संसद सर्वोच्च न्यायालय के रिट संसद सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकता है। संसद इसमें कभी नहीं कर सकता है। ध्यान समझें, ये बोल रहा है कि VBI कि संसद सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को वृद्धि कर सकता है, लेकिन संसद इसमें कमी नहीं कर सकता। वृद्धि क्षेत्र को वृद्धि कर सकता है, लेकिन क्षेत्र को छोटा नहीं कर सकता। कमी मतलब कि छोटा। यहाँ बोल रहा है 3 में, अब 32 के 3 में, कि संसद सर्वोच्च न्यायालय के लिए संसद सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को वृद्धि बढ़ा सकता है, लेकिन उसको कम कर नहीं सकता है ना। अब यही आपका था आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 33। तो क्या है आर्टिकल 33, थोड़ा समझेंगे। आर्टिकल 33 क्या है समझेंगे। आर्टिकल 32 में समझ में आ गया कि संसद सर्वोच्च न्यायालय के रिट को क्षेत्र को बढ़ा सकता है, लेकिन घटा नहीं सकता है। वही अब आता है 33 में। 33 क्या बोलता है, 33 कि संसद सेना अधिसूचना IB पुलिस सेवा आदि में काम करने वाले लोगों को मौलिक अधिकार कम कर सकता है, कम कर सकता है। मतलब संसद सेना अधिसूचना मतलब IB पुलिस सेवा आदि में काम करने वाले व्यक्ति को मौलिक अधिकार कम कर सकता है। इसके बारे में 33 में बात किया गया है। 34 में क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। 34 में क्या है देख लेते हैं हम लोग। 34 में बोल रहा है कि जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू है उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे बोलने का मतलब फिर समझेंगे कि जिन क्षेत्रों में सेना विधि लागू, जिसमें मतलब कि सेना का प्रशासन लागू किया गया है, मतलब कि वहाँ पर बार बार विरोध हो रहा है। जैसे सीमा क्षेत्र में बार बार यहाँ पर गोली बारूद का डर रहता है, इस क्षेत्र को खाली करवा सकता है। जैसे यही बोल रहा है उसका मौलिक अधिकार छीन सकता है, रोक सकता है। कि जिन क्षेत्रों में सैन्य विधि लागू है उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
प्रतिबंध किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है कि AF एग्जाम्पल में AFSPA मतलब लिखा है यहाँ पर अर्बन अर्बन फॉरेस्ट स्पेशल पावर ऑफ एक्ट ये लिखा है। जैसे कुछ कुछ क्षेत्र को स्पेशल दिया गया है पावर, जैसे मणिपुर को दिया गया है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, इस सबका विशेष प्रावधान दिया गया है। इसको फंडामेंटल राइट्स रोक सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स प्रतिबंधित कर सकता है ना, रोक सकता है। वही हम लोग आते हैं आर्टिकल 35 जो मौलिक अधिकार का आपका लास्ट है, मौलिक अधिकार का लास्ट आपका 35। तो 35 क्या कहता है, फंडामेंटल में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास निहित है। 35 में ही लिखा गया है कि हमारा मौलिक अधिकार में संशोधन करने का पूरा और पूरा पावर किसके पास है, वो है संसद के पास, है ना। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग अपना मौलिक अधिकार के बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं जो आपको विविध के रूप में आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे क्या है विविध के रूप में, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 29, सॉरी 15, 16, 19, 29, 30 यह सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, लेकिन 14, 17, 18 इसको छोड़ के 14, 18, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। अगर नागरिक सिर्फ बोलेगा तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये हमारे भारतीय नागरिक के प्राप्त है। जबकि 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों को अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना। सभी अधिकार आपको समाप्त कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आप जाकर देखेंगे, इसी में पीछे क्लास में पढ़ा है लेक्चर अब जाकर देखेंगे। इससे पिछला लेक्चर में वो आपको आर्टिकल 20 के बारे में अच्छे से बताए होंगे, आर्टिकल 21 के बारे में अच्छे से बताए होंगे। आप देखेंगे दोनों में क्या दिया गया है कि आपातकाल के समय में भी इसको छोड़ दिया जाता है, इसको रोका नहीं जा सकता है, बाकी सब चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आपका मौलिक अधिकार समाप्त होता है। और मौलिक अधिकार में लगभग हम लोग 5 से 6 लेक्चर देख चुके हैं। हम लोग थोड़े थोड़े पढ़े हैं, ज़्यादातर नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है जिसमें आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि और इसमें आपको मौलिक अधिकार हम लोग आज समाप्त कर दिए। मौलिक अधिकार आज समाप्त करने के बाद हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो उसमें आपको मौलिक अधिकार देख लेंगे। मौलिक अधिकार के पीछे चलेंगे हम लोग नागरिकता के बाद प्रस्तावना और संघ और राज्य क्षेत्र, चारों के हम लोग एक दिन टेस्ट रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग टेस्ट रखेंगे। चलिए आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है ताकि हम लोग अगला वीडियो बना सकें। चलिए जय हिंद।